नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। आप देख रहे हैं सत्याग्रह, जिसमें उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ ही साथ देश दुनिया का हाल आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं सत्याग्रह 70 के साथ। प्रतापगढ़ की कुंडा तहसील में वकीलों ने जमकर बवाल किया। अधिवक्ता पर लूट और SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होने के चलते वकीलों में आक्रोश। जालौन में फोटोकॉपी कराने को लेकर दुकानदार और वकील के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा। ज्यादा पैसे के लिए जाने से वकीलों ने दुकानदार को पढ़ाया पाठ। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मैनपुरी में महापंचायत में किसानों ने SDM को बनाया बंधक। समस्याओं के समाधान का आश्वासन मिलने के बाद ही माने किसान। भारतीय किसान यूनियन भानु गुट ने महापंचायत का किया था आयोजन। रायबरेली में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन हुआ। हरचंदपुर के जनपद इंटर कॉलेज में 77 जोड़ों का विवाह हुआ। कानपुर की चकेरी पुलिस ने चोरी की 8 गाड़ियों के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए चोर पहले भी वाहन चोरी में जा चुके हैं जेल। बस्ती में 2 महिला चोरों ने ज्वेलरी शॉप पर सोने के झुमके पर हाथ साफ किया। दुकानदार की शिकायत पर पुलिस दोनों की तलाश में जुटी। मऊ में फाइनेंस कंपनी के एजेंट से लूट मामले में पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। साथ ही बदमाश के पास से 1 पिस्टल, 2 तमंचा और 3 जिंदा कारतूस भी बरामद। बाराबंकी में प्रतिबंधित दवाएं बेचने वाले मेडिकल स्टोर को प्रशासन ने सीज किया। साथ ही 5,58,000 की दवाइयां भी जब्त की। हापुड़ में मालगाड़ी का आखिरी डिब्बा पटरी से उतर गया। मालगाड़ी यूरिया से भरी थी। डिब्बे को पटरी पर चढ़ाने के प्रयास जारी। महाराजगंज में स्कूल के 3 मंजिल छत से गिरकर हाई स्कूल के छात्र की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। वहीं मृत छात्र की परिजन हत्या का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग। बुलंदशहर में प्राइमरी स्कूल के 30 बच्चों को एक टेम्पो में भरकर स्कूल लाया गया। एबीपी गंगा का कैमरा देखते ही मास्टर साहब टेम्पो लेकर भाग खड़े हुए। कानपुर की बगिया क्रॉसिंग पर अवैध रूप से बनी बिल्डिंग पर बुलडोजर चला। पुलिस ने बिल्डिंग मालिक को हिरासत में लिया। पंडित दीनदयाल स्टेशन पर जीआरपी ने 28 लाख के साथ 2 चचेरे भाइयों को गिरफ्तार किया। दोनों के पास कोई कागजात नहीं थे। अमरोहा में 2019 में उपद्रव में सरकारी संपत्ति के नुकसान को लेकर कोर्ट ने वसूली के आदेश दिए। 86 लोगों के नाम मामला दर्ज। रायबरेली में शादी समारोह में हर्षपारी की घटना सामने आई, जिसकी चपेट में आने से 2 लोगों की गोली लग गई। दोनों घायलों का इलाज जारी। रामनगर में रोडवेज कर्मियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। रोडवेज को बंद करने का आरोप लगाया। साथ ही कर्मचारियों की समस्याएं दूर करने की मांग की। और शाम में पुलिस ने बसपा जिला उपाध्यक्ष समेत 6 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की। सभी पर गौमांस तस्करी करने का आरोप है। देवरिया में बेकाबू कंटेनर घर में घुसने से हादसा। ठंड से बचने के लिए आग ताप रहे 3 लोगों की दर्दनाक मौत। हरदोई में तेज रफ्तार से 2 जगह सड़क हादसे में 2 लोगों की जान गई। पेड़ से टकराकर पलटी कार में 1 की मौत, 4 लोग घायल। वहीं DCM से टकराई कार से 1 की मौत, 2 घायल। बरेली में रोडवेज बस चालक की बड़ी लापरवाही सामने आई। ड्राइवर ने बेटे ने रोडवेज वर्कशॉप में दौड़ाई बस। गार्ड को रौंदा, गार्ड ने मौके पर दम तोड़। ग्रेटर नोएडा के जेवर एयरपोर्ट के पास तेज धमाके के बाद मची अफरा तफरी। चाय की दुकान पर फटा था गैस सिलेंडर। धमाके में 9 लोग बुरी तरह झुलसे। जालौन में शॉर्ट सर्किट से कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग। करीब 10 लाख रुपए के नुकसान की आशंका। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। इटावा में सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गुड़गांव के बाबा मॉल में बाउंसर थे दोनों युवक। बादा में बाइक सवार 3 लोगों को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत। घायल को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। मसूरी में तेज रफ्तार कार खाई में गिरी। 500 मीटर नीचे गहरी खाई में गिरे 3 युवकों को किया गया रेस्क्यू। घायल युवकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। लद्दाख में तैनात औरैया का रहने वाला एक जवान ड्यूटी के दौरान बॉयलर फटने से मौत हुई। वहीं 4 लोगों का इलाज चल रहा है। आजमगढ़ पहुंचे निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा, मुसलमान भाजपा से जुड़ रहे हैं। साथ ही विपक्ष पर 70 साल से मुसलमानों को अंधेरे में रखने का आरोप लगाया। पाकिस्तान की आर्थिक कंगाली पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, चाहे POK हो या पाकिस्तान हो, वहां की जनता सुखी रहे। गोंडा में कुछ रेसलर ने कुश्ती का बायकॉट किया और दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रहे पहलवानों के प्रदर्शन का समर्थन दिया। बस्ती सदर से सपा विधायक महेंद्र नाथ यादव की बढ़ सकती है मुश्किलें। NBW वारंट के बाद कभी भी खानी पड़ सकती है जेल की हवा। विधायक के 2 भाई और ड्राइवर समेत 3 आरोपी जेल में बंद। सपा विधायक जियाउद्दीन रिजवी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में सपा विधायक ने मंत्री दानिश अंसारी को आड़े हाथों लेते हुए जमकर निशाना साधते दिखाई दिए। रामपुर कोर्ट में आज भी आजम परिवार गैर हाजिर रहा। वहीं आजम के वकील ने कोर्ट में स्थगन प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई लंबित करने की गुहार लगाई। वाराणसी में इन्वेस्टर समिट का आयोजन हुआ। जिलाधिकारी एस राजलिंगम की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। निवेशकों के सवालों का अधिकारियों ने जवाब दिया। लखनऊ में 5G नेटवर्क के रेडिएशन से परेशान हुआ युवक। पुलिस से मामले की शिकायत की। 4G और 5G नेटवर्क के टावर हटाने की मांग।
कौशाम्बी में मंचलों की छेड़खानी से परेशान छात्रा ने जहर खा लिया। पड़ोसी दबंगों पर छेड़खानी करने और गाली गलौज का आरोप लगाया। अस्पताल भर्ती छात्रा की हालत में सुधार। अलीगढ़ में शिक्षक ने छात्रा का अपहरण किया। पुलिस ने आरोपी टीचर किया गिरफ्तार। छात्रा का पुलिस ने कराया मेडिकल। सीतापुर में कांग्रेस नेता पवन यादव के पिता पर हमला। लालता प्रसाद यादव की गाड़ी पर पथराव का आरोप। पैर में चोट लगने से लालता प्रसाद घायल। ग्रेटर नोएडा में छात्रा के परिजनों ने डरा धमकाकर गैंगरेप का लगाया आरोप। परिजनों की शिकायत पर प्रेमी के दोस्तों पर मुकदमा दर्ज। बीटा 2 थाना क्षेत्र का मामला। फर्रुखाबाद में दावत खाते युवक को बदमाशों ने बनाए बंधक। कार से जाकर घर में की 45 लाख की लूट। पुलिस ने युवक के घर में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले। प्रयागराज में माघ मेले में इस्लामिक साहित्य बांटे जाने के मामले ने तूल पकड़ा। ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद ने दी प्रतिक्रिया। बोले लगता है 2025 के महाकुंभ में किसी साजिश की तैयारी। पीलीभीत में मैदानी इलाकों का रुख कर रहे तेंदुए की चहलकदमी से इलाके में दहशत का माहौल। तेंदुओं को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम ने गांव में डेरा डाला। पिथौरागढ़ के गड़ाई गंगोली में नहीं मिल पा रही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं। अल्मोड़ा और बागेश्वर का रुख कर रहे मरीज। 2016 में मुख्यमंत्री ने गड़ाई गंगोली में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने की घोषणा की। जोशीमठ संकट को आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा ने दिया बड़ा बयान। बोले जोशीमठ पानी के रिसाव में हुई बढ़ोतरी। अब तक 259 परिवार के 867 लोग शिफ्ट हुए। अल्मोड़ा में आपदाग्रस्त क्षेत्रों के सर्वे की कवायद जिला प्रशासन ने तेज की। पहले फेज में 35 जल निकासी के नालों को किया गया चिन्हित। जोशीमठ में आई आपदा के बाद सीएम ने दिए थे सर्वेक्षण के निर्देश। सिद्धार्थगंज में कबाड़ की आड़ में पॉलिथीन बनाने की फैक्ट्री के काले कारोबार का भंडाफोड़। एसडीएम के नेतृत्व में प्रशासन की टीम ने मारा छापा। लाखों रुपए की हजारों कुंतल प्रतिबंधित पन्नी और मशीनें पकड़ी गई। मुजफ्फरनगर खतौली में आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष की गाड़ी पर पथराव। चंद्रशेखर आजाद के काफिले में 3 गाड़ियां हुई क्षतिग्रस्त। खतौली विधायक मदन भैया भी थे मौके पर मौजूद। पीलीभीत में पालतू कुत्ते द्वारा पड़ोसी महिला को काटने पर कुत्ता मालिक सहित 3 लोगों पर केस दर्ज। थाना कोतवाली क्षेत्र के नकटादाना चौराहे की घटना। बस्ती में लालगंज प्राइमरी स्कूल के शिक्षण व्यवस्था देख भड़के एसडीएम। एक ही कमरे में 3 क्लास के बच्चों को बैठाकर पढ़ा रहे थे शिक्षक। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का इशारों में सचिन पायलट पर फिर निशाना। कहा कोरोना की वजह से काम नहीं कर पाए, हमारी पार्टी में भी कोरोना आ गया। लालू यादव के बड़े बेटे और बिहार में मंत्री तेज प्रताप यादव के दफ्तर में फर्नीचर चोरी। पटना के एयरपोर्ट रोड दफ्तर से लाखों की चोरी। सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस। स्टाफ से पूछताछ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के पुलिस प्रमुखों के साथ करेंगे बैठक। 21 और 22 जनवरी को होगी बैठक। दिल्ली के पूसा संस्थान में होगी वार्षिक सम्मेलन। भारत जोड़ो यात्रा के तहत जम्मू के लखनपुर में हुआ राहुल गांधी का स्वागत। राहुल के साथ अशोक गहलोत, दिग्विजय सिंह और केसी वेणुगोपाल समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। भारत जोड़ो यात्रा की जम्मू एंट्री पर पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला भी शामिल हुए। राहुल गांधी से मिले गले। फारूक अब्दुल्ला पहले भी हो चुके हैं यात्रा में शामिल। पश्चिमी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में दीवारों पर लिखे गए खालिस्तान समर्थक नारे। नारों में रेफरेंडम की बातें लिखी गई। घटना के सामने आने पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दर्ज किया केस। बिहार के किशनगंज से 4 संदिग्ध बांग्लादेशियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इनके पास से कोई वैध दस्तावेज नहीं मिलने पर पुलिस कर रही है जांच। दिल्ली के इंदपुर इलाके में सरकारी स्कूल के टीचर पर चाकू से वार करने वाले उसी स्कूल के छात्र निकले। एक छात्र को मौके पर पकड़ा गया। पुलिस ने हत्या के प्रयास की धारा के तहत केस दर्ज किया। दिल्ली में विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान से बातचीत सीमा पार आतंकवाद खत्म होने पर ही संभव। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने अल अरबिया को दिए इंटरव्यू में भारत से बातचीत की गुहार लगाई थी। जम्मू के पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस में फारूक अब्दुल्ला ने कहा हम लोग पाकिस्तान से चाहते हैं सामान्य रिश्ता, शर्त यह है कि उसमें न हो आतंकवाद। भारत का हमेशा से ही ऐसा रहा है मान। दिल्ली यूनिवर्सिटी के पहली बार दिया अधूरी डिग्री को पूरा करने का मौका। 40-45 साल पहले बीच में पढ़ाई छोड़ने वालों ने भी किया आवेदन। डीयू के दूसरे चरण की स्पेशल चांस एग्जाम मार्च के तीसरे हफ्ते में आयोजित हुई। दिल्ली विश्वविद्यालय में 2023-24 सत्र के लिए एडमिशन प्रोसेस सीबीएसई एग्जाम के बाद शुरू होगा। 15 फरवरी से 5 अप्रैल तक आयोजित होगी सीबीएसई की 12वीं की परीक्षाएं। दोबारा कमान संभालने के बाद भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा मिशन 2024 में जुट गए हैं और उन्होंने शुरुआत यूपी से कर दी। यूपी फतेह के लिए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूर्वांचल से मिशन 24 का शंखनाद कर दिया है। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेने के बाद भाजपा की पूरी फौज गाजीपुर पहुंची। एच मतलब हाईवे, आई मतलब इंटरनेट, आर मतलब रेलवे और ए मतलब एयरवेज। भाजपा ब्रिगेड की इस ललकार से साफ है कि 2024 की लड़ाई विकास बनाम माफिया के दम पर होने वाली है। जाति, मत और मजहब की राजनीति कभी किसी का कल्याण नहीं कर सकती। इसी ने उत्तर प्रदेश के विकास में सबसे बड़ा बैरियर था।
दरअसल पूर्वांचल के गाजीपुर में 24 का शंखनाद करने के पीछे बड़ी वजह है, क्योंकि पिछली बार 2019 में भाजपा प्रत्याशी मनोज सिन्हा को बसपा के अफजाल ने शिकस्त दी थी। इसके अलावा 2022 विधानसभा चुनाव में भी भाजपा को पूर्वांचल में रणनीति के मुताबिक नतीजे नहीं मिले। कहीं न कहीं गाजीपुर में अंसारी फैक्टर हावी है और ओम प्रकाश राजभर भी प्रभावशाली भूमिका में है। इसके अलावा यूपी में हारी हुई सीटों पर भाजपा का खास फोकस है। 2014 में 8 और 2019 में भाजपा को 16 सीटों पर हार मिली थी। यही वजह है कि गाजीपुर में कमजोरी को ताकत बनाकर भाजपा ने 2024 के लिए यूपी में मिशन 80 की शुरुआत की है। एक तरफ जहां भाजपा ने गाजीपुर से 2024 का बिगुल फूंक दिया है, वहीं विपक्ष पर भाजपा नेता हमलावर होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि गाजीपुर में 2024 का शंखनाद कर भाजपा ने अपनी रणनीति साफ कर दी है और विकास बनाम माफिया राज के दम पर सीधे सीधे पिछली सरकारों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अखिलेश के जमाने में भी हम पैसा देते थे, मैं ही स्वास्थ्य मंत्री था, ऊपर से हम पैसा डालते थे, नीचे कटोरे में छेद था, कहीं और जाता था पैसा। भाजपा के दिग्गजों की इस गर्जना से विपक्षी खेमे का पारा हाई है और गाजीपुर में भाजपा की जनसभा पर सवाल खड़े किए हैं। समाज पार्टी का अपना एक बेस, मजबूत बेस है। अगर उसके साथ हम लगेंगे तो निश्चित रूप से बीजेपी के सामने विकल्प रूप में बहुजन समाज पार्टी खड़ी हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि उनका रथ अगर रोकेगा तो समाजवादी पार्टी रोकेगी, और कहां से रुकेगा? वो उत्तर प्रदेश से रुकेगा। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये बौखलाहट है। और विपक्ष बेशक भाजपा को सत्ता से हटाने का दावा कर रहा है, लेकिन सच तो ये है कि भाजपा ने केंद्र में हैट्रिक मारने के लिए बिसात बिछा दी है और शुरुआत देश के सबसे बड़े सूबे से की है। अमित शाह और जेपी नड्डा की जोड़ी इन 14 सीटों पर क्रमवार लोकसभा प्रवास करेगी और जीतने का हर संभव प्रयास करेगी। 2024 को लेकर भाजपा पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुकी है। कार्यकाल विस्तार के बाद पहली बार जब भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा वाराणसी पहुंचे तो रंग अलग ही दिखा। सुबह सबसे पहले जेपी नड्डा बाबा काल भैरव के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे, साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी थे। जेपी नड्डा और सीएम योगी ने काशी की कोतवाल काल भैरव की आरती उतारी। काशी विश्वनाथ मंदिर में भी जेपी नड्डा और सीएम योगी ने विधिवत पूजा अर्चना की और भगवान से आशीर्वाद मांगा। पूजा अर्चना के बाद जब दोनों नेता मंदिर परिसर से बाहर निकले तो बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता बाहर खड़े थे। पूजा के बाद जब दोनों नेता बाहर आ रहे थे तब मंदिर के पास एक चाय की दुकान दिखी, जहां दोनों खड़े हो गए और फिर कुल्हड़ में गर्मा गर्म चाय की चुस्की ली। सर्दी की सुबह में दोनों नेताओं ने चाय की दुकान के बाहर खड़े होकर चाय का आनंद लिया और इस दौरान वो आपस में बात करते दिखाई दिए। इस दौरान उनके साथ कई बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद थे। बनारस के पान की तरह यहाँ चाय भी बहुत मशहूर है। इस दौरान उनके आसपास बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। वाराणसी के बाद जेपी नड्डा सीधे गाजीपुर पहुंचे। 2024 के चुनाव को देखते हुए जेपी नड्डा का यूपी दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले जनता का मूड भांपने के लिए अखिलेश यादव यूपी की सभी 80 सीटों का दौरा करने वाले हैं। मार्च महीने में शुरू होने वाले इस दौरे में सपा अध्यक्ष पूरे अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करेंगे। अखिलेश यादव ने पूरे प्रदेश के दौरे की योजना को अंतिम रूप भी दे दिया है। 80 सीटें समाजवादी पार्टी और समाजवादी समर्थित प्रत्याशी चुनाव जीते, इसलिए अखिलेश यादव जी 80 सीटें नहीं, इस देश में जहां भी जरूरत होगी वहां अखिलेश यादव जी जाएंगे। खबरों के मुताबिक दिल्ली दौरे से वापस लौटने के बाद अखिलेश यादव सपा नेताओं के साथ बैठक करेंगे, जिसमें वो लोकसभा और निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक करेंगे। अपने दौरे के दौरान अखिलेश पुराने सपा नेताओं से मिलकर पार्टी को आगे ले जाने का फीडबैक भी लेंगे। साथ ही लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया को भी अंतिम रूप दिया जा सकता है। बताया जा रहा है कि मार्च में प्रस्तावित दौरे के दौरान कई मुद्दों पर जेल भरो आंदोलन की तैयारी चल रही है। सड़कों से लेकर के जेल भरो आंदोलन से लेकर के धरना से लेकर के प्रदर्शन से लेकर के सब चलेगा। सपा के जेल भरो आंदोलन पर भाजपा ने सवाल उठा दिए हैं। गुंडों और अपराधियों की जगह कहाँ है? बिल्कुल जेल में है और सरकार का भी यही अभियान है। अखिलेश यादव के मिशन 2024 पर उनके पुराने सहयोगी और सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने निशाना साधा है। वो सुनते जाइए खाली न, वो बोलते हैं करते नहीं हैं। एक काम बता दीजिए जो करते हो। G20 के कल्चरल कोर ग्रुप की बैठक की मेजबानी मिलने के बाद आगरा को संवारने की कवायद शुरू हो गई है, जिसके मद्देनजर आगरा प्रशासन सर्दी में मौसम में सड़क बनाने में हाई स्टैंडर्ड्स कायम करना चाहता है। ऐसे में इस बार सड़क निर्माण में इस बार नया प्रयोग हो रहा है, जिससे रोड बनाए जाने के बाद तुरंत ये सड़क उखड़ेगी नहीं, टूटेगी नहीं। इसके लिए प्रशासन ने सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि CRRI की मदद ली है।
इसमें हम एक ऐसा एडिटिव डालते हैं जिसके कारण बिटुमिन ठंडा होने के बाद भी अपनी विस्कोसिटी को खोता नहीं है, मतलब वो फिर भी चिपक जाता है, उसकी वर्केबिलिटी इंप्रूव होती है। इस खास तकनीक का इस्तेमाल अभी केवल ठंडे इलाकों में ही किया जाता था, जिससे 0 डिग्री के तापमान में भी सड़क बना दी जाती है। इसका इस्तेमाल उत्तर प्रदेश में पहली बार किया जा रहा है। ये जो बिटुमिन है वो 120 डिग्री सेल्सियस के करीब उसको मिक्स करके उसकी परत यहाँ बिछाई जा रही है ताकि जो सड़क है वो उच्च गुणवत्ता की बने। दरअसल G20 समिट के मद्देनजर आगरा में 10 फरवरी की शाम 4:30 बजे 180 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल पहुंचने वाला है। ये प्रतिनिधिमंडल 11 और 12 फरवरी को आगरा में ही रहेगा। इस दौरान ये डेलीगेशन ताजमहल सहित दूसरे ऐतिहासिक स्मारक देखने जाएगा और 13 फरवरी की सुबह नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे। ऐसे में प्रशासन का जोर आगरा की एक अच्छी तस्वीर पेश करने की है, जो विश्व स्तर पर भारत की छवि को भी स्थापित करेगा। जोशीमठ इन दिनों दोहरी आफत से गुजर रहा है। पहले दरारों ने डराए और अब आपदा की इस घड़ी में बर्फबारी ने नई चिंता खड़ी कर दी है। लेकिन इन सब के बीच सियासत भी जमकर हो रही है। वैसे तो बर्फबारी का नजारा बेहद खुशनुमा होता है, लेकिन जोशीमठ में इस वक्त बर्फबारी लोगों की चिंता का सबब बनी है। जगह जगह जमीन धंसने और घरों में दरार के बीच भारी बर्फबारी हुई। बर्फबारी के चलते समूचा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढक गया। हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही बारिश और बर्फबारी की आशंका जताई थी। इधर जोशीमठ के मौजूदा हालात को देखते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने फिर से मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, आपदा सचिव समेत संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और राहत बचाव कार्यों का जायजा लिया, जरूरी दिशा निर्देश दिए। इधर जोशीमठ में दरार के मुद्दे पर सियासत भी चरम पर है। गुरुवार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष ने जोशीमठ के प्रभावित इलाकों का दौरा किया था। जायजा लेने के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सरकार के कामकाज और राहत बचाव कार्यों को लेकर सवाल खड़ा किया। और सरकार और प्रशासन विस्थापितों की संख्या कम करने की नियत से फौरी तौर पर इंतजामात किए जाने हैं, उसको कम करने की नियत से इस तरीके से वहाँ काम कर रही है। जाहिर है ये वक्त सियासत का नहीं बल्कि समाधान का है, क्योंकि जोशीमठ में इस समय प्रशासन की अलग अलग टीमें अपने काम में जुटी हैं, लेकिन खराब मौसम ने उनके सामने चुनौती और बड़ी कर दी है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदल गया है। प्रदेश के कई जिलों में बारिश हुई तो वहीं कई जिलों में जमकर बर्फबारी हुई, जिसका असर मैदानी इलाकों पर भी पड़ सकता है। चार धामों में केदारनाथ धाम में खूब बर्फबारी हुई। बर्फबारी के बाद चारों तरफ बर्फ से ढके धाम की रौनक देखने लायक थी। जमीन से लेकर पहाड़ तक सफेद चादर में लिपट गया। इसके अलावा जोशीमठ, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ समेत कई जगहों पर बर्फबारी हुई। अभी भी धनौल्टी, औली, चक्राता सहित कई पहाड़ियों पर बर्फबारी जारी है। चमोली के रामड़ी गांव में तो इतनी बर्फबारी हुई कि 3 फीट तक बर्फ जम गई। बर्फबारी से रामड़ी नंदानगर मोटर मार्ग भी बाधित हो गया। पहाड़ों की रानी मसूरी में सीजन की पहली बर्फबारी होने से लोगों के चेहरे खिल उठे। बर्फबारी के बाद तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे ठंड बढ़ गई। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और बारिश होने की संभावना जताई है। इधर पिथौरागढ़ और टिहरी में बर्फबारी से कारोबारियों की उम्मीद बढ़ गई। इसके अलावा जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में भी बर्फबारी हुई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई है। पहाड़ में होने वाली बर्फबारी का असर मैदानों में कड़ाके की ठंड के रूप में दिखाई दे सकता है। लगातार तीसरे दिन भी दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का प्रदर्शन जारी रहा। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष को हटाने की मांग से इतर खिलाड़ी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। दिल्ली के जंतर मंतर पर 30 भारतीय पहलवानों ने बुधवार को प्रदर्शन शुरू किया। अब उनके समर्थन में कई दूसरे पहलवान और कोच आ गए हैं। पहलवानों ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह पर मनमानी करने और यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। पहलवानों की मांग है कि बृजभूषण शरण सिंह को हटाया जाए और कुश्ती संघ को खत्म करके एक नए संघ का निर्माण किया जाए। ये प्रदर्शन खत्म कराने के लिए खेल मंत्रालय ने भी पहलवानों से बात की, लेकिन बातचीत के बाद पहलवान संतुष्ट नहीं हुए। भारतीय ओलंपिक संघ को भी पहलवानों ने पत्र लिखकर पूरे मामले की जानकारी दी। खिलाड़ियों का साफ कहना है कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष इस्तीफा नहीं देते और उन पर कार्रवाई नहीं होती तो धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। अगर नहीं हुआ तो हम कल यहाँ मिलेंगे। वहीं अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने भी इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। ऐसे में जंतर मंतर ही कुश्ती के खिलाड़ियों के लिए मुकाबले का अखाड़ा बन गया है। बड़ी खबर आ रही है। पहलवान बृजभूषण शरण सिंह विवाद से जुड़ी बड़ी खबर है। WFI अध्यक्ष बृजभूषण शरण की प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द हो गई है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अब 12 जनवरी को फेडरेशन की बैठक के बाद होगी। बृजभूषण शरण के बेटे प्रतीक भूषण ने इस बात की जानकारी दी। बृजभूषण ने शाम 4 बजे PC करने का ऐलान किया था, लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द हो गई है।
आगामी 3 दिन तक ये कार्यक्रम चलेगा और जिसके हेतु एजीएम की बैठक रखी गई है। सभी मेंबरान आएंगे और इस पर चर्चा होगी। जो सवाल पूछने हैं आप उनसे सांसद जी से पूछिएगा। अभी हम ये बता सकते हैं कि 3 दिवस का यह कार्यक्रम रेसलिंग फेडरेशन की तरफ से ये रेसलिंग का रखा गया है और ये बहुत पहले से पूर्व निर्धारित है। इसको चलने दीजिए। यूं तो सभी सियासी दल 2024 की तैयारी में जुटे हैं। अखिलेश भी सभी 80 सीटों में यात्रा निकालने वाले हैं, लेकिन अब इस पर सपा के विरोधियों ने सवाल खड़े कर दिए। लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी की सियासत में जोर आजमाइश शुरू हो गई है। पूर्वांचल से शंखनाद कर चुकी भाजपा के बाद अब अखिलेश भी मार्च से यूपी परिक्रमा पर निकलने वाले हैं। उत्तर से दक्षिण तक थर्ड फ्रंट की कोशिश में जुटे अखिलेश के प्लान को भाजपा ने बड़ी चुनौती दे दी है और सबसे बड़ा हमला बोला है। वो अपने आप को घोषित तो करें, कहें कि मैं प्रधानमंत्री का दावेदार हूं, करें तो वो कुछ थोड़ी हिम्मत तो दिखाएं। अखिलेश का 2024 वाला प्लान सिर्फ भाजपा को ही नहीं चुभ रहा, बल्कि अखिलेश की रणनीति पर बहुजन समाज पार्टी भी हमलावर है और अखिलेश के प्लान को हवा हवाई करार दे रही है। माननीय अखिलेश जी जिले वाइज घूमे, लोकसभा वाइज घूमे, विधानसभा वाइज घूमे, अब उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, इसलिए कि 17 से बढ़िया उनके लिए 22 से बढ़िया कुछ नहीं हो सकता था। अखिलेश पर सवाल उठाने वाली बसपा भी 2024 को लेकर गांव-गांव तक पहुंच बनाने की तैयारी में जुटी है, जिसको लेकर बसपा अब सोशल मीडिया का सहारा ले रही है। लेकिन सपा बसपा की तैयारियों पर भाजपा ने चुटकी ली है। तो मुझे लगता है जब 2024 का चुनाव आएगा तो आज 3 सीटों पर अखिलेश खड़े हैं। मुझे लगता है कि 3 सीटें तो छोड़िए, खाता खुलना मुश्किल हो जाएगा। दिल्ली के जंतर मंतर पर जहां कुश्ती खिलाड़ियों का धरना जारी है, बृजभूषण शरण सिंह ने पद छोड़ने से साफ इनकार कर दिया और मामला सियासी हो चला है। वहीं बृजभूषण शरण के खिलाफ हल्ला बोल जारी है तो कोई फेडरेशन अध्यक्ष का समर्थन कर रहा है। इस बीच सियासी पारा 7वें आसमान पर है। दुर्भाग्य से एक नौजवान व्यक्ति जो अपने आप को कहते हैं अनुराग ठाकुर, वो देश के खेल मंत्री भी हैं, उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की। विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हालांकि इस धरने को राजनीतिक भी बताया जाने लगा है। देखिए, मैं इस पर बोलना नहीं चाहूँगा और मेरा अपना व्यक्तिगत मत है कि मामला राजनीतिक ज़्यादा है, बाकी चीज़ें उसमें कम है। खिलाड़ियों के आरोपों पर सियासी घमासान बढ़ता जा रहा है। हालांकि धरना दे रहे खिलाड़ी राजनीति न करने को कह रहे हैं। जो हमारी मांग है वो सरकार को बोल दी है और उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही उनको पूरी करेंगे। अगर हमारी मांगे पूरी हो जाएंगी तो हम आराम से उठ के यहाँ से चले जाएंगे। तो उधर आरोपों में घिरे बृजभूषण शरण सिंह ने इस्तीफे से साफ इनकार कर दिया है। की दया पर नहीं यहाँ पर बैठा हूँ, मैं चुना हुआ अध्यक्ष हूँ जनता के द्वारा। सूत्रों की माने तो सरकार ने खिलाड़ियों के सामने जांच रिपोर्ट आने तक बृजभूषण को कुश्ती संघ से अलग करने का विकल्प दिया है। साथ ही जांच के लिए खिलाड़ियों की सिफारिश पर 3 सदस्यीय समिति बनाने को कहा है। मुजफ्फरनगर के खतौली में आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद, रावण और विधायक मदन भैया के काफिले पर पथराव हो गया, जिस वजह से दोनों नेताओं के काफिले में शामिल 5 गाड़ियों के शीशे चकनाचूर हो गए। और आसपा अध्यक्ष चंद्रशेखर स्वागत कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, जहां इन दोनों को एक सभा में शरीक होना था, इसलिए इनकी गाड़ियां सभा से थोड़ी दूर पार्किंग में खड़ी की गई। वहीं कार्यक्रम के दौरान ही असामाजिक तत्वों ने आसपा कार्यकर्ताओं की पार्किंग में खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी। एबीपी गंगा से बातचीत करते हुए चंद्रशेखर ने तोड़फोड़ की पूरी घटना के लिए भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार ठहरा दिया। हम लोग FIR दर्ज करा रहे हैं और अगर उन पे कार्रवाई नहीं होगी, जो बीजेपी के लोग जो हैं सत्ता के अहंकार में पागल उठते हैं, उन पर अगर कार्रवाई नहीं होगी तो यहाँ SSP और डीएम अपने कार्यालयों में चैन से नहीं सोएंगे। मेरा वादा है आपसे। ठीक है, अगर कार्यकर्ताओं का मनोबल गिराना का प्रयास किया जाएगा, उन पे यह इस तरह की हरकत होगी तो यहाँ जो अधिकारी कर्मचारी यहाँ लगे हुए हैं, जो बिल्कुल चंद्रशेखर, देखिए विधायक मदन भैया और चंद्रशेखर की गाड़ियों में तोड़फोड़ की जानकारी मिलने के बाद कार्यकर्ताओं ने भी अपनी नाराजगी जताई और भीम आर्मी और आसपा कार्यकर्ताओं ने खतौली के रतनपुरी थाने में शिकायत दर्ज कराई। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी पर अब कानूनी शिकंजा तेज हो सकता है। सोलंकी ब्रदर्स एंड कंपनी के खिलाफ जांच तेज हो गई। पुलिस ने इरफान और उनके गुर्गों की संपत्ति चिन्हित करने का काम तेज कर दिया है और अवैध रूप से अर्जित संपत्ति की जांच को लेकर आम लोगों से जानकारी देने की अपील की है। पुलिस ने आम लोगों से इरफान गैंग में शामिल लोगों की जानकारी मांगी है और गैंगस्टर एक्ट के तहत पूरे गैंग की संपत्ति चिन्हित कर जब्त करने का प्लान बनाया है। पुलिस ने लोगों से जानकारी लेने के लिए व्हाट्सएप नंबर भी जारी किए हैं। सोशल मीडिया पर भी इरफान समेत 5 आरोपियों की संपत्ति का ब्यौरा जुटाने में लोगों से जानकारी देने की अपील की है। साथ ही जानकारी को गोपनीय रखने का विश्वास दिलाया गया है। हम विश्वास करते हैं कि इस प्रकार की और भी सूचनाएं लोग आगे बढ़ के देंगे। इसके लिए हमने कुछ नंबर जारी किए हैं। अवैध संपत्ति इस गैंग के सदस्यों के पास है, उसके बारे में जानकारी दें और हम गैंगस्टर एक्ट की जो कार्रवाई है
उसको तेजी से पूरा कर सकें। दरअसल इरफान एंड गैंग की 50 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति अब तक चिन्हित हो चुकी है और अब कानपुर, उन्नाव समेत बाकी संपत्तियों का सत्यापन किया जा रहा है। माना जा रहा है कि 10 दिन बाद जब्तीकरण की कार्रवाई तेज हो जाएगी। वहीं कानपुर पुलिस ने इरफान के केस में बेहतर पैरवी के लिए शासन से विशेष अधिवक्ता के लिए पत्र लिखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट न्यू पार्लियामेंट पर से पर्दा हट गया है, जिसकी पहली झलक आपको एबीपी गंगा दिखाने जा रहा है। वीडियो में संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा का शानदार नजारा दिख रहा है। संसद भवन के हॉल में भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर को नाचते हुए आकार दिया गया है, तो राज्यसभा को राष्ट्रीय फूल कमल की आकृति दी गई है। माना जा रहा है कि इस नए संसद भवन का जल्द ही उद्घाटन किया जा सकता है, जिसका मतलब है कि अंग्रेजों के जमाने में बना भारत का संसद भवन अब सिर्फ इतिहास में रह जाएगा। संसद के नए भवन में एक बार में 1200 से ज्यादा सांसदों के बैठने की सुविधा है, जिसमें 888 सांसद लोकसभा में और 384 सांसद राज्यसभा में बैठ सकते हैं। नया भवन पुराने संसद भवन से 17,000 वर्ग मीटर बड़ा है, जिसे 64,500 वर्ग मीटर क्षेत्र में बनाया गया है। 4 मंजिला नए संसद भवन में लाउंज, लाइब्रेरी, कमेटी हॉल, कैंटीन और पार्किंग की सुविधा दी गई है। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा, जिस दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। खबरों के मुताबिक मोदी सरकार का पूरा जोर इस बात पर है कि 2023 के बजट सत्र का आयोजन नए संसद भवन में ही किया जाए। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि निर्मला सीतारमण इस बार का बजट नए भवन में पेश करेंगी। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पहली बार राहुल गांधी टी शर्ट के साथ रेनकोट पहने नजर आए। दरअसल जब यात्रा शुक्रवार सुबह अंतिम पड़ाव जम्मू कश्मीर के कठुआ पहुंची तब वहां बारिश हो रही थी। यात्रा शुरू होने से पहले बारिश से बचने के लिए राहुल गांधी को एक काले रंग की रेनकोट दी गई। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ये पहली बार है कि राहुल गांधी ने टी शर्ट के ऊपर कोई और कपड़ा पहना। कड़ाके की ठंड में भी राहुल का केवल हाफ टी शर्ट पहनना एक मुद्दा बन गया था। सोशल मीडिया पर यह बात भी की गई कि राहुल गांधी ने ठंड की वजह से जैकेट पहन ली, लेकिन असल में वो रेनकोट थी, जिसे राहुल गांधी ने बारिश बंद होने के बाद उतार दिया। और राहुल गांधी अब यात्रा में दोबारा से सफेद टी शर्ट में नजर आ रहे हैं। सर्दी के मौसम की बारिश के बीच शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में हटली मोड़ के पास पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा फिर से शुरू हुई, जिसमें शिवसेना के उद्धव ठाकरे, गुट से संजय राउत, फारूक अब्दुल्ला सहित बड़े नेता शामिल। तमिलनाडु के कन्याकुमारी से 7 सितंबर को शुरू हुई यात्रा 30 जनवरी को श्रीनगर में पूरी होगी, जहां राहुल भारत का झंडा फहराने वाले हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।